Dear students, welcome to week number 2, lecture 3 and 4. इस लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले रेजर का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजर सिंटैक्स को। फिर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की। उसके बाद हम सिंटैक्स डिस्कस करेंगे कंडीशनल्स एंड लूप स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स और फॉर वाइल फॉर ईच लूप का कि उनको रेजर में किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड कलेक्शंस को रेजर में। और सबसे आखिर में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक मेथड्स की डिस्कशन करेंगे कि रेजर में मेथड्स को कैसे डिफाइन या कॉल किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस वीक के मटेरियल को डिस्कस करूं, पिछले वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले वीक में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन कराया था और ये बताया था कि ये वेब इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसमें हम ऑलमोस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट से ये मुराद होती है कि आप फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक यानी क्लाइंट साइड से लेकर CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट से लेकर सर्वर साइड यानी ASP.NET, MVC तक के तमाम कंटेंट्स को कवर करना, यहाँ तक कि डेटाबेस में रिकॉर्ड्स सेव कराना, डिलीट कराना, अपडेट कराना और फ्रंट एंड पे डेटाबेस से मुतल्लिक तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं जो चाहिए होते हैं यूज़र को वो शो कराना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स फुल स्टैक में शामिल हैं। एप्लीकेशन को डिबग करना, टेस्ट करना, ये चीज़ें भी इस फुल स्टैक डेवलपमेंट का पार्ट होंगे। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब को हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये कोर्स 16 वीक्स पे मुश्तमिल होगा, जिनमें पहले 8 वीक्स के बाद मिड टर्म होगा और ज़ाहिर है 16 वीक्स के बाद आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा। फिर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सिंपल सा, सादा सा। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया था कि हम विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ कर रहे हैं। उसको डाउनलोड कहाँ से करना और कैसे करना है इससे मतलब भी पिछले लेसन प्लान में हमने डिस्कस किया था। फिर सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ हमने ये भी सीख लिया था कि कंट्रोलर्स कैसे काम करते हैं, इनकी अफादियत क्या है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हमने व्यूज़ को डिस्कस किया था कि व्यूज़ एक CSS HTML का पेज होता है, तकरीबन नॉर्मल वेब पेज की तरह, जिसमें C# HTML लिखी होती है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि C# HTML क्या है और रेजर क्या है। और व्यूज़ की डिस्कशन के बाद हमारे पिछले वीक्स के कंटेंट्स कवर हो गए थे। पिछले वीक्स में हमने थोड़ी सी डिस्कशन राउटिंग भी की थी और ASP.NET ग्लोबल की भी बात की थी, जो कि बैकबोन है आपके वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर आज के वीक की डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे रेजर के इंट्रोडक्शन की। रेजर जो है ये दरअसल सिंपल सा, सादा सा प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है जिसको आप सर्वर कोड में यानी वेब पेजेस में व्यूज के अंदर इंक्लूड कराते हैं। आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में व्यूज क्रिएट किए थे। अगर उन व्यूज के अंदर C# का कोड लिखना पड़ जाए तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें रेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो CS HTML के पेजेस बना रहे होते हैं, दरअसल आप उनके अंदर C# का कोड लिख सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप VB HTML के पेजेस बना सकते हैं, लेकिन VB HTML के केस में आपको VB का कोड लिखना होगा यानी विजुअल बेसिक का, जो हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ C# बेस्ड वेब पेजेस बनाएंगे। C# एक बहुत ही पावरफुल और मॉडर्न लैंग्वेज है और ये आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जावा पढ़ चुके हैं और C# का सिंटैक्स तकरीबन वैसा ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है जैसे कि जावा का है। अब रेजर जो है ये चूंकि ASP.NET के फ्रेमवर्क को जो है ये फॉलो कर रहा है, उस पर इसकी बेसिस हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादातर इसका जो स्पेसिफिक पर्पस था वो वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए था। रेजर का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं, जैसे आप लोग अभी नई नई ये लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता चलूँगा
कि ये सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आप इंशाल्लाह पलक झपकते इसको सीख जाएंगे। बहुत ही 2 4 5 10 कंसेप्ट हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद रेजर का सिंटैक्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और अगर कोई ज़्यादा इसको पहले से जानता हो, एक्सपर्ट हो, तो रेजर को सिंटैक्स को यूज़ करते हुए वो एचटीएमएल के पेजेस को बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म के एचटीएमएल के पेजेस को वो डेवलप कर सकता है और बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रामिंग की लॉजिक अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से लिख सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब हम आपको बताते चलें कि जो रेजर का वेब पेज होता है, यानी जो हमने व्यू पिछले लेक्चर में क्रिएट किया था, जिसको C# HTML पेज भी कहते हैं, उसके जो अगर बात की जाए तो उसको दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। यानी वो दो किस्म के कंटेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक HTML के कंटेंट्स होते हैं और एक रेजर कोड होता है, यानी VB या C# का कोड। हमारे कोर्स में C# का कोड होगा, HTML के टैग्स होंगे और उसमें हम जहां भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, हम वहां पर C# का सिंटैक्स अपनी मर्जी से लिख लेंगे। हाँ, उसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे कि इस सिंटैक्स को HTML के पेज में कैसे लिखना है, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब भी एक बात आप याद रखें, जब भी सर्वर इस पे आपके व्यू को रीड करता है, CSHTML के पेज को रीड करता है, तो वो सबसे पहले रेजर का कोड रन करता है, इससे पहले कि वो HTML के कंटेंट्स ब्राउजर को रिटर्न करे। आपको पता है कि जब भी ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो वो दरअसल एक खास पेज की रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। उस खास पेज की रिक्वेस्ट के जवाब में सर्वर उसको वो पेज, HTML का पेज रिटर्न करता है। वो पेज दरअसल HTML के कंटेंट्स में मुश्तमिल होता है। इससे पहले कि सर्वर, यानी सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पांस दे HTML के पेज में, उस HTML में मौजूद जितनी भी लॉजिक होती है, जितना भी C# का आपका कोड होगा हमारे केस में, पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो जितने भी कंटेंट्स बनेंगे HTML के और टेक्स्ट, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कुछ भी है, उसको रिटर्न करेगा ब्राउजर को। यानी सबसे पहले सर्वर साइड पे कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब सर्वर साइड पे कुछ ऐसा कोड होता है जिसको ज़ाहिरन आप ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें तो डेटाबेस की जो एक्सेस करेंगे वो आप सर्वर साइड पे करेंगे। सर्वर साइड पे आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज भी आप सर्वर साइड पे रिजॉल्व कर सकते हैं। और सर्वर साइड का जिम्मेदारी ये है, IIS एक्सप्रेस हमारा पास सर्वर साइड पे एक टूल यूज हो रहा होगा कि वो HTML के कंटेंट्स को ऑन द फ्लाई जनरेट करे, इससे पहले कि ब्राउजर को रिस्पांस में वेब का पेज भेजे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जो HTML सर्वर से रिटर्न होके आएगी वो कैसी होगी। जनाब अली, सर्वर जो भी HTML रिटर्न करेगा वो वैसी ही होगी जैसी आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे नॉर्मल कंटेंट्स होते हैं HTML के, बिल्कुल वही स्टैटिक HTML कंटेंट्स, HTML5 की बेशक बात कर रहे हैं, वैसे ही कंटेंट्स रिटर्न होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा। आपका जो उसमें रेजर का कोड होगा ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट क्रिएट हो चुकी होगी, उसकी आउटपुट जनरेट हो चुकी होगी और सारी सारी आउटपुट HTML के जो है फॉर्म में होगी, सिंपल जो है HTML होगी। अब मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि ASP.NET वेब पेजेस विद रेजर सिंटैक्स हैव स्पेशल फाइल एक्सटेंशन CSHTML। जो CSHTML किस केस में होंगे, जब हम C# यूज कर रहे होंगे। यानी ये अभी तक जो ASP.NET वेब पेजेस की मैं बार बार आपके साथ बात कर रहा हूं, इससे मुराद कुछ भी नहीं है, बल्कि वो व्यू है जो हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट किया था। ये आप देखें, ये वाले व्यू की हम बात कर रहे हैं। जैसे index.CSHTML है, ये सिंपल एक व्यू होगा, इसमें हम रेजर का सिंटैक्स लिख लेंगे। अब हम रेजर के सिंटैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रेजर का जो कोड होता है वो एक ब्लॉक में होता है, जैसे @ कर्ली ब्रैकेट्स और ये दरम्यान में 3 डॉट्स हैं, इससे मुराद कोई भी आपका कोड। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप रेजर का कोड लिख सकते हैं। जैसे व्यू बैक डॉट टाइटल हमने इंडेक्स लिखा हुआ है, इसकी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, ये पेज का टाइटल बन जाएगा। मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये आपके सामने ये जो 2 लाइंस हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान आप C# का कोई भी कोड लिख सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। तो सबसे पहले सिंटैक्स में एक दफ़ा से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने C# का कोड लिखना है इस CSHTML के पेज में, तो आप @ का सिंबल लगाएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, ये ब्लॉक है और इसके अंदर आप एनी टाइप ऑफ C# कोड लिख सकते हैं।
ये मैंने कमेंट आउट करके रखा सी शार्प कोड, यहाँ पर आप सी शार्प का कोड लिख सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको HTML टैग्स के दरमियान डायरेक्टली वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है, तो उनके साथ आप डायरेक्ट ये सिंबल लगा देते हैं @ का। जैसे कि यहाँ पर अगर HTML के अंदर आपको कोई सी शार्प का कोड यूज़ करना पड़ जाए डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप @ लिखेंगे और सी शार्प का कोई भी कोड लिख लेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने व्यू बैक डॉट नेम इस तरह की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया था, तो ये इनलाइन के लिए है, ये इनलाइन तो नहीं है, इसमें तो मल्टीपल लाइंस और बहुत सारा कोड हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट HTML के अंदर कुछ कोड इस तरह से लिखना पड़ जाता है, तो आप ये साथ @ का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद सी शार्प का कोड लिख लेंगे। जितने भी आप कोड स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो कि ज़ाहिर है आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, वो एंड होंगी सेमीकोलन पे। ये बात मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जितने भी आप प्रोग्रामिंग की है, आपने C++ में की है, जावा में की है, हर कोडिंग की स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन आता था। बिल्कुल रेजर भी ऐसी चीज़ है, क्योंकि रेजर में आप डायरेक्टली सी शार्प की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो सी शार्प की लैंग्वेज में हर लाइन के आखिर में एक सेमीकोलन यूज़ होता है, जो कि आप भी यूज़ करेंगे, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, वेरिएबल्स को आप वार के कीवर्ड से यूज कर सकते हैं, या आप उनकी टाइप भी बता सकते हैं अगर आप उनकी टाइप बताना चाहें, जैसे इंटीजर और फ्लोट, स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ वार भी लिख सकते हैं, जैसे वार ए असाइन टू 15 या 14, फिर आप कहें वार बी इज असाइन टू लेट्स से अली, तो आप ये कर सकते हैं। यानी आप सबको एक जो है वार की टाइप में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप वार में एक खास किस्म की टाइप का डेटा रख लेंगे, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हो सकता है आप चाहें यहाँ पर लिखें ए इज असाइन टू अली, अब आपने डेटा टाइप चेंज कर दी, ए को क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ये देख लें, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इनट, यानी अब ए की डेटा टाइप जहां पर जो ही आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी, तो ये डेटा टाइप इसके इंजन ने खुद डिटेक्ट कर लिया है सी शार्प के ASP.NET ने, तो यहाँ पर अब इसकी डेटा टाइप इंटीजर हो गई। अब यहाँ पर आप दोबारा से इसको इसमें स्ट्रिंग स्टोर कतन भी नहीं करा सकते। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर ओवरराइड कर सकते हैं, ये इंटीजर आप स्टोर कर दें, इट्स ओके, लेकिन इसमें आप कोई और टाइप स्टोर नहीं करा सकते। तो आप चाहें तो वार के साथ भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा सकते हैं, और इस तरह से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, इंटीजर ए असाइन टू 15 और स्ट्रिंग। अब ये ए हम दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट डी लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम एस लिख लेते हैं, str सॉफ्टवेयर, जो भी आप स्टोर कराना चाहें ये आप कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो डेटा टाइप्स को यूज कर लें, चाहें तो वार के कीवर्ड को यूज कर लें। अच्छा, ये आपको बात बताता चलूं कि स्ट्रिंग का डेटा जैसे अभी आपने देखा है, ये डबल कोटेशन में होना चाहिए, और सी शार्प का कोड केस सेंसिटिव है। यानी जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग str is assigned to let's say Ali, ये इक्वल नहीं है स्ट्रिंग str is assigned to Ali। ये वेरिएबल और है, क्योंकि केस सेंसिटिव है सी शार्प, तो ये str एक डिफरेंट वेरिएबल है, और ये एक str जो लोअर है, लोअर केस में, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। यानी सी शार्प केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव से ये मुराद है हमारी। अब इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जिसका नेम आप बेसिक सिंटैक्स कंट्रोलर रख लें, ये आपकी मर्जी है। मैंने इस एक कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसका नाम टेस्ट कंट्रोलर रखा हुआ है। ये हमारे पास एक कंट्रोलर है, और इसके अगेंस्ट फिर आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड व्यू कर सकते हैं, और गो टू व्यू भी कर सकते हैं। ऐड व्यू, अगर व्यू ऐड नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स का व्यू ऐड है। ये देखें टेस्ट के फोल्डर में व्यूज के अंदर, ये आप देख सकते हैं व्यूज के अंदर टेस्ट के फोल्डर में इंडेक्स का व्यू ऐड है।
ये इंडेक्स का व्यू दरअसल इस मेथड के अगेंस्ट ऐड है, इस एक्शन रिजल्ट के अगेंस्ट। एक्शन रिजल्ट से ये मुराद है कि आप व्यू रिटर्न कराएंगे। अब बाय कन्वेंशन जब आप रिटर्न व्यू लिखते हैं और इसमें कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर रहे हैं, तो ये ASP.NET का इंजन व्यूज के फोल्डर में ये एक्सपेक्ट करेगा कि एक फोल्डर होना चाहिए जिसका नाम टेस्ट हो। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है? टेस्ट। और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर एक व्यू होना चाहिए जिसका नेम बिल्कुल यही होना चाहिए जो कि इस मेथड का नाम है। और ये देखें, ये अपर केस में है आई, तो यहाँ पर भी अपर केस में आई इंडेक्स। और ये बाकी जो आपके करेक्टर्स हैं ये लोअर केस में है, तो यहाँ पर भी ये बाकी लोअर केस में आने चाहिए। .cs.html जो ही आपका ये मेथड जो है एग्जीक्यूट होगा तो रिटर्न में इस व्यू को सर्च किया जाएगा, और अगर ये व्यू सर्च हो जाता है तो उसमें मौजूद जो HTML का कोड है या ये C# का कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी आउटपुट C# कोड की बनेगी, HTML फिर रिटर्न हो जाएगी ब्राउजर की तरफ, और ब्राउजर ज़ाहिर HTML को समझता है और HTML की आउटपुट एंड यूजर को प्रिंट करा देता है। अच्छा जी, आपने एक टेस्ट कंट्रोलर बिल्कुल इस तरह बनाना है, ये इस तरह से आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऐड कंट्रोलर। पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर आप लिखेंगे बेसिक सिंटैक्स कंट्रोलर, ऐड को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपने व्यू क्रिएट करना है। अभी तक आप देखें तो जो ही आपने ये कंट्रोलर क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक व्यूज के अंदर एक फोल्डर बन चुका है जिसका नाम क्या है? बेसिक सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोलर का नाम क्या है? बेसिक सिंटैक्स कंट्रोलर। कंट्रोलर तो बाय कन्वेंशन आखिर में यूज होता ही होता है, लेकिन बेसिक सिंटैक्स इसका दरअसल नाम है, तो बेसिक सिंटैक्स के नाम से यहाँ पर व्यूज में फोल्डर बन गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे एड व्यू, क्योंकि गो टू व्यू तो यहाँ पर नहीं होगा। इंडेक्स, अगर आप लेआउट पेज यूज करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेआउट पेज मास्टर पेज होगा, इसको हम आने वाले वीक्स में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड को, और ये व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सिंटैक्स के अंदर व्यू एक ऐड हुआ है जिसका नाम इंडेक्स है। क्यों इसका इंडेक्स नाम क्यों है? इसकी रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि क्योंकि आपने जो मेथड जिसके अगेंस्ट आपने व्यू बनाया है उसका नाम भी इंडेक्स है। तो यहाँ पर इस कंट्रोलर का अपना इंडेक्स मेथड है, और आप इस मेथड को इसके साथ जो है ना वो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये टेस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन है और ये बेसिक कंट्रोल सिंटैक्स का कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है। बिल्कुल इस तरह जैसे एक क्लास में एक क्लास बुक की है, दूसरी क्लास एम्प्लॉय की है, तो एम्प्लॉय के अंदर भी एक मेथड हो सकता है प्रिंट इन्फो, और बुक के अंदर भी एक मेथड हो सकता है प्रिंट इन्फो। अब एम्प्लॉय के प्रिंट इन्फो का बुक के प्रिंट इन्फो के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इस तरह बेसिक सिंटैक्स के अंदर जो इंडेक्स CSHTML है या बेसिक सिंटैक्स कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स का मेथड है उसका टेस्ट कंट्रोलर वाले इंडेक्स का या टेस्ट के व्यू के इंडेक्स व्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम कुछ बेसिक सा सिंटैक्स लिखेंगे। हम इसी को यूज कर लेते हैं इंडेक्स को। अब आप एक चीज और बताते चलूं, यहाँ पर आप गो टू व्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस व्यू पर पहुंच जाएंगे। ये देखें आप उस व्यू तक चले गए हैं। टेस्ट कंट्रोलर में भी ऐसे ही है, आप लिखेंगे गो टू व्यू और ये टेक्स्ट कंट्रोल जो टेस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू है आप उसमें आ गए। अब हम बहुत सिंपल सा एक सिंटैक्स लिखेंगे रेजर का। ये देखें ये हमने रेजर का सिंटैक्स लिखा हुआ है। मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ से हमने इस कोड को किया कॉपी, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। अब आप ये देखें कि बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और चाहे तो मिसाल के तौर पर 1000 स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं।
ये देखें, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट वाला कोड है जिसमें हमने लिखा हुआ है वेरिएबल मैसेज आई एम हेयर। और अब इस वेरिएबल को मैंने यूज करना है HTML में, तो हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैसेजेस। और ये देखिए, ये इनलाइन HTML है, तो एट द रेट का सिंबल लगाया और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहें कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, एक नहीं है, जैसे हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल वेलकम में हमने लिखा वेलकम टू आवर साइट, फिर वीक डे, डेट टाइम डॉट नाउ का बिल्ट इन बना बनाया हमने ये ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है डॉट, और उसमें ये सारे उसके जो मेथड्स हैं प्रॉपर्टीज उनको यूज कर लिया, प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हैं, ये फिल्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डे ऑफ वीक, ये आज की डेट का जो भी डे बनता है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये ग्रीटिंग मैसेज हमने बनाया वेलकम हेयर इन इस्लामाबाद इट इज वीक डे, यानी वेलकम लिखेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद में हम ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त कौन सा वीक डे चल रहा है। अब यहाँ पर चूंकि हम इसको HTML में यूज नहीं कर रहे हैं, ये देख लें आप ये वाले वेरिएबल, तो यहाँ पर एट द रेट का सिंबल नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इसको HTML के कोड में यूज करेंगे, जैसे ये वाला वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज करने से पहले ये एट द रेट का सिंबल लगाना जरूरी है। अब ग्रीटिंग मैसेज क्या बनेगा आपने गैस करना है। इसके साथ ही मैं ये प्रोजेक्ट रन करने लगा हूँ और आउटपुट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था इसलिए हम यहाँ पर आए। अब व्यू रिटर्न होगा और ये देखें द वैल्यू ऑफ मैसेजेस आई एम हेयर, द ग्रीटिंग इज वेलकम टू आवर साइट, क्योंकि हमारे वेलकम के वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई थी। हेयर इन इस्लामाबाद इट इज वेडनेसडे। अब बाकी रेजर के मतलब जो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।